नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन एक कहानी सुनाऊंगा, असली कहानी। और उस कहानी के साथ साथ आपको उस कहानी के हीरो से भी मिलवाऊंगा। आपका परिवार कितना बड़ा होगा? 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का? और इनका परिवार संभालते संभालते हमारी पूरी जिंदगी खप जाती है। आज जिनसे मिलवाने वाला हूं मैं आपको, उनका परिवार कम से कम 30-35 लोगों का है। जी, 30-35 लोगों का। और उनका नाम है विशाल पारुलेकर। आइए मिलते हैं। नमस्ते विशाल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम मजे में। तो मैं चाहता था कि मैं तो आपको मतलब आपसे पहले भी मिला हुआ हूँ। मैं चाहता था कि आपकी कहानी लोगों तक पहुँचे। तो उस सिलसिले में मैंने कहा आपसे मिलूँ आपसे। बिल्कुल। तो अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में क्या बताऊँ? जैसे आपने बताया, बड़ा परिवार। जी हर एक परिवार का कोई मुखिया होता है। बस वही किरदार मैं यहाँ निभा रहा हूँ जी। और कुछ अलग नहीं है इसमें। ये मैं तो जानता हूँ। अब हमारे दर्शकों के लिए आप बताएंगे कि आप करते क्या हैं? ये जो 30-35 लोगों का परिवार है आपका, क्या मतलब है इसका? सर जी देखिए, जब मैं बहुत छोटा था, जी मेरे पास परिवार नहीं था। जी। रास्ते में रहना क्या होता है मैंने देखा है। सब थे, सगे सब थे, लेकिन इसके बावजूद भी परिवार ना होना, इसका दुख मैंने देखा है। तो मैंने सोचा था उस समय कि आगे चल के ये काम मुझे करना है। बेसहारा, मैं अनाथ शब्द बोलते हैं, ये यूज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। जी जो बेसहारा होते हैं उनके लिए मेरा घर ये सहारा है। और कोई तो मुखिया चाहिए, तो मेरे बच्चों ने मुझे मुखिया बना दिया, अबा बना दिया। अच्छा, तो आप यहाँ पे करीब 30 बच्चों को संभालते हैं? 36। 36 बच्चों को 36। संभालते हैं। अच्छा, तो सारे आपके मतलब यहीं साथ में रहते हैं या कैसे? बिल्कुल, सब यहीं पे रहते हैं, अच्छा, एक घर में रहते हैं हम सब। अरे वाह। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ तक की है? मैंने बीए किया है। बीए किया है। अच्छा, और ये सारा अपने ही दम पे किया हुआ है या कहीं पहले किसी का साथ था नहीं आपका? नहीं, जी अपने दम पे किया है। और देखिए ऐसा है कि अपने दम पे बोलना गलत होगा। समाज बहुत बड़ा है। जब कोई साथ में नहीं था, तो ये समाज, किसी ने किताबें दी, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने मेरे बाल कटवाने के लिए पैसे दिए, सब दिन देखे हैं मैंने। जी। तो तब तक इसकी शुरुआत नहीं हुई थी जो आप करीब जो बच्चों को अपने साथ पालना आपने शुरू किया, मैं कह सकता हूँ। वो जो दौर था, तो ये आपने शुरू कैसे किया? वो खुद का पेट भरना उस समय, जी यही मेरे लिए बड़ी बात थी। और आसानी से नहीं मिलता था, मांगना पड़ता था या चुराना पड़ता था। अच्छा। एक कानून है, बाल मजदूरी का कानून। जी। मतलब हम बड़े दिखते हैं, उम्र होती नहीं है, हम्म। काम नहीं मिलता, और बड़े दिखते इसलिए खाना नहीं मिलता। भाई काम करो, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, हम छोटे उम्र के सबसे छोटे हैं, तो फिर क्या करें? तो उस समय मैं चोरी भी करता था, मंदिर में जाके प्रसाद चोरी करना। आप शायद इसको पाप मानते होंगे, लेकिन सर जी ऐसा है कि पेट बड़ा पापी है, और उसके लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। उस समय मुझे मामा, आंटी, चाचा, मौसी सब लोग थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं उन्होंने मुझे क्यों सहारा नहीं किया। बीए पास हुआ। एक अच्छी बात है, हर आदमी के ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जी। शायद मेरे ज़िंदगी में वो आया था। एक अच्छा एग्ज़ाम हुआ था जिसमें मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ था साइकोलॉजी में। अच्छा। और तब के जो सीएम साहब थे, उन्होंने मुझे बख्शिश भी दिया था उसके लिए। अरे वाह। यहाँ के एमपी, एमएलए साहब हम्म। मुझे मिलने के लिए आए थे, और इसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। अच्छा, तो क्या ये तब से इसकी शुरुआत हुई इससे पहले या ये जैसे कौन से कि साल में आपने इस चीज़ की शुरुआत की? अभी मेरी उम्र 34 है। जी, जस्ट मेरा 21 मैं पास कर रहा था। मतलब ग्रेजुएट जस्ट हुए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसी दौर में मैंने काम चालू किया। इससे पहले लेकिन मुझे काम करना है तय नहीं किया था। हम्म। एक काम अपने आप शुरू हुआ। अच्छा। किसी की फीस भरना है, किसी को यूनिफॉर्म लेके देना है, किसी को खाना देना है, ये हम्म। काम मैं करता था। अच्छा। लेकिन एक बच्चा हादसे से मेरे पास आया, लगा हुआ, और ऐसा लगा नहीं, हम इसको संभालेंगे।
इसके बाद और एक बच्चा, कोई आते गए, कोई छोड़ते गए, किसी को मैं लाते गया यहाँ पे, और ये परिवार बढ़ता गया। इन सभी बच्चों को माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, मौसी, आंटी, चाचा सब है, लेकिन या तो संभालने की हैसियत नहीं है या तो संभालना नहीं चाहते हैं। बाप रे। तो ये सब बच्चों का परिवार जिसका नाम है स्थायी आधार परिवार। अच्छा, तो यहाँ पे आधार उनके लिए है। हाँ बिल्कुल, उनके लिए ऐसा नहीं, ये मेरे लिए भी आधार है। अरे वाह। मेरा पहला घर है ये, और मैंने तब ठाना था कि ऐसा घर बनवाऊंगा जो मेरे साथ सबको आधार देगा। वाह। अच्छा, अपने बचपन के बारे में बताएंगे थोड़ा कि कैसे बड़े हुए, क्या क्या कुछ कैसा था बचपन आपका, कैसा था? सर जी भी ऐसा है कि ये जो बात मैं भूलना चाहता हूँ, अभी आपने याद दी। मेरे बच्चे मुझे हर बार बोलते हैं, अब रोना मत, ये सबको मत सुनाना, क्योंकि वो या तो वो रोते हैं या तो मैं रोता हूँ। ऐसा है कि माँ और पिताजी, इनके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं होती, और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत इनके बिना ही हुई थी। रास्ते पे रहना क्या होता है। ये कब आपके माता पिता का मेरी देहांत उम्र हुआ? बहुत छोटी थी, जी। करीब 1.25 साल की मेरी उम्र थी, तो मेरी माँ गुजर गई। अच्छा। और मेरे पिताजी बहुत ड्रंक करते थे, अच्छा। शराब की आदत थी उनकी, तो उसमें चल बसे। अच्छा। बाकी सब लोग अच्छे हैं, अंकल डॉक्टर है, आंटी है, मामा है, लेकिन फिर भी रास्ते पे रहना क्या होता है मैंने देखा है। तो उस दौरान मैंने किसी ने सर जी अलग कुछ वजह होगी उसकी, मैं कभी उसमें गया ही नहीं। आपने क्यों सहारा नहीं किया, आपने मुझे क्यों सपोर्ट नहीं किया, कभी गया ही नहीं मैं इसमें। लेकिन एक है कि ऐसे बोलते हैं कि आदमी की किस्मत बदलती है तो सब मिल जाता है, तो मेरे जो रिश्तेदार है वो भी मुझे मिल गए बाद में। अच्छा, तो उस इन सब परिस्थितियों से फिर आपकी मनोदशा बनी है मतलब। बिल्कुल। तो फिर ये पढ़ाई के बाद कब से ये आपने मतलब वो बच्चा आपके जीवन में कब आया, पहला आपका बच्चा? सर जी मुझे अभी 13 साल पूरे हो रहे हैं इस काम पे, जी। तो 13 साल पहले की बात है ये। तो 13 साल पहले पहला आपका बच्चा बिल्कुल आपके जीवन में आया। बिल्कुल। अच्छा, अपने बच्चों के बारे में बताइए कुछ। हाँ ये सही है, क्योंकि आपने बताया कि विशाल नाम का आदमी ऐसा काम कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है। सर जी ऐसे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैं कभी थकता नहीं हूँ इनके बारे में बताते समय, जी। क्योंकि वो उस लायक है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। मैं नहीं, यहाँ पे कोई भी रहता तो ये काम हंसी से आराम से कर लेता, क्योंकि मेरा बड़ा परिवार जो है इसमें सब सपोर्ट करते हैं मुझे, छोटे से लेके बड़े तक, लड़कियां हैं लड़के हैं। एक्चुअली मैं इसको बोलता हूँ मिनी महाराष्ट्र। अच्छा। मेरे जो बच्चे हैं महाराष्ट्र में जो विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, कोंकण ये जो रीजन है हम्म। उसमें से है। अच्छा, सारे 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 अच्छा। सारे से हैं। जी। और सब पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात यह है कि जो टोटल उनके पास स्कूल है उसमें अगर आप जाओगे और पूछोगे, सबसे फर्स्ट आने वाले 3 जो लड़के हैं वो मेरे हैं हर स्कूल में। अरे वाह। तो सिर्फ मतलब खाना पीना नहीं है, हमें पढ़ना भी है और कुछ बनना भी है, जो मैंने नहीं मेरे बच्चों ने ठाना है, और वो करते हैं वाह। प्रयास उसके लिए। वाह। अब तक कुल कितने बच्चे आपके पास रहे होंगे इन 13 सालों में? संकेत जी करीबन 70 से ज़्यादा बच्चे 70 यहाँ से से ज़्यादा। पास आउट हुए हैं। अच्छा। लड़कियाँ 3 शादी होके यहाँ से गई। अच्छा। अभी मेरी उम्र 34 रनिंग है। हम्म। मुझे 3 पोते भी हैं अरे। जो मुझे आबा ही बोलते हैं, सब मुझे बच्चे आबा ही बोलते हैं। अच्छा, और अब उनकी जीवन मतलब उन्होंने अपना देखिए यहाँ का एक कानून है, कम से कम आपको 12वीं पास होना है यहाँ से, अच्छा। कम से कम 12वीं पास होना ही, आपको पढ़ना ही है। अरे वाह। क्योंकि मैंने संघर्ष देखा है पढ़ने के लिए, और मेरा जीवन जो है बदली उसी उसी की वजह से हुआ है। तो सिर्फ खाना पीना ये ज़िंदगी नहीं है, अच्छा भारतीय बनने के लिए आपको पढ़ना ही होगा, तभी तो आप किसको सपोर्ट कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो बच्चे कम से कम 12वीं पास होते हैं यहाँ से। अगर हमें और उनको लगे कि नहीं मुझे और पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ते भी है, लेकिन अगर पढ़ने की उनकी मानसिक तैयारी नहीं है तो कम से कम HSC पास होना है, और उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग, टेलरिंग, नर्सिंग, ब्यूटी पार्लर, कारपेंट्री वर्क, जो उनको अच्छा लगे वो कोर्स कर लेते हैं। तो इन इन सब का खर्चा कैसे करते हैं?
सर जी आज भी क्योंकि मुझे आज के डेट में एक बच्चा पढ़ाना लोगों को इतना भारी पड़ता है। आप 30-35 और इससे पहले करीब 70 बच्चे अगर आपके यहाँ से निकल चुके हैं तो आई एम बिल्कुल श्योर ये आज का जो दौर है महंगाई का है और पढ़ाई भी बहुत कठिन हो गई है। मतलब महंगाई बढ़ रही है, यहाँ नज़दीक स्कूल नहीं है, तो 8वीं तक तो मुझे पढ़ाई मुफ्त में हो जाती है। जी जेडपी स्कूल जो है वहाँ जी पे जी सिर्फ 8वीं से आगे स्कूल नज़दीक नहीं है। प्राइवेट स्कूल है तो पढ़ाई का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रैवलिंग खर्चा बढ़ जाता है। फिर भी जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे हम यहाँ पे कुछ खेती भी करते हैं छोटी, अच्छा सब्जी लगाते हैं, वो हम बेचते हैं। मेरी लड़कियाँ जो है वो थैली बनाती है। अभी कोरोना का अच्छा ये चल रहा है तो महामारी चल रही है, हम मास्क बनाते हैं, हम वो बेचते अच्छा हैं। दीपावली में हम दिए बनाते हैं, हम वो बेचते हैं। छोटी लेकिन ये रकम जो है हमें मदद करती है। इसके अलावा हमारा एक भजनी मंडल है, तो ट्रेडिशनल भजन रहते हैं, हम वो गा लेते हैं। हम उसका मतलब प्रोफेशनल हम उसकी सुपारी लेते हैं, अच्छा तो उसके जो मानधन मिलता है हम सिर्फ 12वीं के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब से हो जाता है मैनेज? सर जी नहीं होता, लेकिन रोके क्या करें, क्योंकि मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरा एक परिवार है। और इस परिवार में जो आम लोगों की ज़िंदगी में, आम परिवार में जो तकलीफ़ें आती है वो मुझे भी यहाँ पे आती है। तो कोरोना काल में कैसे गुजरी आपकी जीवन? नहीं, जो हर भारतीय पे जो कनिष्ठ वर्ग है, जो उसने सामना किया वो भी सामना हमने किया है। मतलब दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो दाल नहीं है, पैसा नहीं है, काम नहीं है, तो ये दिन हमने भी देखे हैं। जी लेकिन अच्छी बात है कि मेरे बच्चे मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं। जब अनाज कम होता है उनकी भूख कम हो जाती है। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 200 लाइक्स मिलें। जैसे ही इस वीडियो को 200 लाइक्स मिलेंगे मैं अगला पार्ट इसका अपलोड कर दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, मेरे लिए नहीं, उन बच्चों के लिए, ताकि उनकी कहानी दूर तक पहुंचे और शायद कहीं किसी कोने में कोई भी एक आदमी हो जिन्हें उन बच्चों तक पहुंचना हो तो वो पहुंच सके। मुझे लगेगा कि मेरा और आपका, हम सब का मकसद पूरा हो जाएगा इस वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।